नमस्कार। द डीप डाइव के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज 15 फरवरी 2026 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे। जी। और आज की खबरें काफी दिलचस्प है। एक तरफ शासन से जुड़े बड़े बदलाव हैं, तो दूसरी तरफ तकनीक और पर्यावरण की दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं और इन खबरों की गहराई में उतरते हैं। पहली खबर जो बहुत सुर्खियां बटोर रही है वो है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से जुड़ी। इसका नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ कर दिया गया है। जी। और ये उसी कड़ी का हिस्सा है जो हमने पहले भी देखी है। मतलब? जैसे राजपथ का कर्तव्य पथ बनना। हाँ बिल्कुल। राजपथ का कर्तव्य पथ बनना या प्रधानमंत्री आवास का लोक कल्याण मार्ग कहलाना, ये सब एक ही सोच का हिस्सा लगता है। तो ये सिर्फ एक नाम बदलना है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी है? देखिए, पहली नजर में तो ये सिर्फ एक नाम का बदलाव लगता है, लेकिन ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। सेवा तीर्थ मतलब सेवा का पवित्र स्थान। तो जो इमारतें पहले सिर्फ शक्ति या हुकूमत का प्रतीक मानी जाती थी, उन्हें अब सेवा, कर्तव्य और लोक कल्याण जैसी भावनाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक तरह से नैरेटिव बदलने की कोशिश है। सही कहा। राज करने की मानसिकता से सेवा करने की मानसिकता की ओर एक प्रतीकात्मक बदलाव। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल भी उठता है। जी पूछिए। क्या सिर्फ नाम बदल देने से जमीनी हकीकत बदल जाती है? क्या मानसिकता में सच में बदलाव आता है? बहुत बहुत जरूरी सवाल है, और शायद इसका जवाब हमें हमारी अगली खबर में मिलता है, जो सीधे केरल से आ रही है। अच्छा, वो कैसे? एक तरफ केंद्र सरकार प्रतीकात्मक रूप से सेवा की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ केरल सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है। आप भारत के पहले बुजुर्ग बजट की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। केरल ने देश का पहला एल्डरली बजट पेश किया है। ये सिर्फ प्रतीक नहीं, ये एक ठोस वित्तीय और नीतिगत ढांचा है। ये तो वाकई एक बड़ा कदम है। तो इस बजट में खास क्या है? क्या सिर्फ पेंशन बढ़ाई गई है? नहीं, ये सिर्फ पेंशन तक सीमित नहीं है। ये एक समर्पित बजट है जो राज्य की जो बुजुर्ग आबादी है, उनके स्वास्थ्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनके कल्याण पर केंद्रित है। ये इस बात को मानना है कि हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतें अलग हैं और उन्हें पूरा करने के लिए एक अलग केंद्रित योजना की जरूरत है। तो एक तरफ दिल्ली में सेवा का प्रतीक और दूसरी तरफ केरला में सेवा का व्यवहारिक रूप। एकदम। दोनों खबरों को साथ देखने पर एक बड़ी तस्वीर उभरती है। चलिए अब शासन से तकनीक की दुनिया का रुख करते हैं। आंध्र प्रदेश ने पोलो एआई नाम से एक पहल शुरू की है। हाँ, पोलो एआई टूर। सुनने में काफी हाईटेक लगता है। ये है क्या असल में? ये असल में आप कह सकते हैं कि पर्यटन का भविष्य है। ये सिर्फ कोई वेबसाइट या ऐप नहीं है। अच्छा। कल्पना कीजिए कोई पर्यटक आंध्र प्रदेश जाता है, तो ये एआई सिस्टम उसकी रुचियों के आधार पर मतलब उसके लिए एक पर्सनलाइज्ड टूर प्लान तैयार करेगा। अरे वाह। जैसे कि मान लीजिए किसी को इतिहास या वास्तुकला में रुचि है, तो एआई उनके लिए मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों का एक खास रूट बना देगा। दिलचस्प है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनके लिए टैक्सी बुक करेगा, उनके बजट और खाने की पसंद के हिसाब से आसपास के रेस्टोरेंट्स भी सुझाएगा। और ये सब रियल टाइम में होगा? ये सब कुछ रियल टाइम में। ये एक तरह से ऐसा है जैसे आपका अपना पर्सनल टूर गाइड आपकी जेब में हो। ये तो पर्यटन के पूरे अनुभव को ही बदल सकता है। बिल्कुल। ये स्मार्ट टूरिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां आंध्र प्रदेश एआई का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं एक और राज्य अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। आप नागालैंड की बात कर रही हैं? हाँ, नागालैंड में हाल ही में रूसोमा संतरा महोत्सव मनाया गया। एक तरफ एआई, दूसरी तरफ संतरे का महोत्सव। काफी बड़ा विरोधाभास है, और शायद यही भारत की खूबसूरती भी है। देखिए, ये रूसोमा संतरा महोत्सव सिर्फ एक मेला नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस क्षेत्र की कृषि विरासत, वहाँ की स्थानीय संस्कृति और जैविक खेती का एक उत्सव है। ये स्थानीय किसानों को एक मंच देता है, उनके उत्पादों को एक ब्रांड पहचान देता है। मतलब ये सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने का एक जरिया है। एकदम सही। तो आंध्र का एआई मॉडल और नागालैंड का संतरा महोत्सव दोनों अपने अपने तरीके से राज्य की अर्थव्यवस्था और पहचान को मजबूत कर रहे हैं। तकनीक और परंपरा का ये संगम वाकई दिलचस्प है। चलिए अब पर्यावरण से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं।
भारत के रामसर स्थलों की संख्या अब बढ़कर 98 हो गई है। जी, ये एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? ये रामसर स्थल होते क्या हैं? देखिए, रामसर स्थल यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स। इन्हें आप धरती के गुर्दे यानी किडनीज की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, धरती के गुर्दे? हाँ, क्योंकि ये पानी को साफ करते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं और अनगिनत जीव जंतुओं को घर देते हैं। तो जब किसी स्थल को रामसर का दर्जा मिलता है तो उसे बचाने की एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन जाती है। तो 98 स्थलों का मतलब है कि भारत ने अपनी 98 अनमोल प्राकृतिक विरासतों को बचाने का एक वैश्विक संकल्प लिया है। बिल्कुल। और हाल ही में गुजरात का छारी ढांड 98वां स्थल बना है। इसी से जुड़ी एक और प्राकृतिक घटना की खबर है। उत्तरी अंडमान में एक मड ज्वालामुखी फटा है। हाँ, डिगलीपुर में। अब ये मड ज्वालामुखी क्या होता है? क्या ये भी पारंपरिक ज्वालामुखी की तरह लावा उगलता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर विज्ञान का मजा है। पारंपरिक ज्वालामुखी में जमीन के नीचे से पिघला हुआ पत्थर यानी मैग्मा बाहर आता है। लेकिन मड ज्वालामुखी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो कीचड़ उगलता है। कीचड़? वो कैसे? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक सोडा कैन की कल्पना करना। सोडा कैन? जी। जमीन के बहुत नीचे भारी दबाव में मीथेन जैसी गैसें फंसी होती हैं, ठीक जैसे सोडा कैन में गैस होती है। अच्छा। और जब कोई दरार मिलती है तो ये गैस तेजी से बाहर निकलती है और अपने साथ गर्म मिट्टी, पानी और कीचड़ का एक फव्वारा ले आती है। वाह! तो ये आग नहीं बल्कि कीचड़ का फव्वारा है। कह सकते हैं कि ये धरती की एक भूगर्भिक डकार है। भूगर्भिक डकार, ये तो हमेशा याद रहेगा। तो हमने देश के अंदर की बात की, अब जरा पड़ोस में चलते हैं। बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। जी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बहुमत हासिल किया है और तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इसका दक्षिण एशिया की राजनीति और खासकर भारत पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अब तक शेख हसीना की सरकार के भारत के साथ काफी स्थिर और मजबूत संबंध रहे हैं। अब तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी सरकार का रुख क्या होता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। बीएनपी का पिछला रिकॉर्ड भारत के साथ थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है। तो भारत के लिए ये एक देखो और इंतजार करो वाली स्थिति है। बिल्कुल। सीमा प्रबंधन, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर नए सिरे से संबंध बनाने होंगे। समझ गया। अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक और खबर है जहां भारत नेतृत्व करता दिख रहा है। भारतीय सेना 2026 में पहले अंतर्राष्ट्रीय सैन्य साहसिक चुनौती कप की मेजबानी कर रही है। हाँ, और ये सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं है। तो ये क्या है? ये मिलिट्री डिप्लोमेसी यानी सैन्य कूटनीति का एक मंच है। सोचिए, हिमालय की तलहटी में दुनिया भर की सेनाएं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगी, लेकिन युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि साहसिक खेलों में। इससे तो आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। यकीनन। और भारत एक मेजबान के तौर पर अपनी संगठनात्मक क्षमता और सैन्य कौशल का प्रदर्शन भी करेगा। ये बिना हथियार दिखाए अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका है। बहुत खूब। सैन्य सहयोग का एक अनोखा तरीका। चलिए, अब आज की आखिरी खबर पर आते हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी है। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया जाता है। जी, और ये एक बहुत जरूरी दिन है। ये दिन उन लाखों बच्चों और परिवारों को समर्पित है जो जन्म से ही दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मकसद है जागरूकता फैलाना, ताकि इन बीमारियों की जल्द से जल्द पहचान हो, सही इलाज मिले और इन बच्चों को भी एक सामान्य जीवन जीने का मौका मिल सके। तो आज हमने काफी विषयों पर बात की। पीएमओ के नए नाम सेवा तीर्थ से लेकर केरल के बुजुर्ग बजट तक, आंध्र प्रदेश के एआई टूरिज्म से लेकर नागालैंड के संतरा महोत्सव तक, और बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव से लेकर भारत की बढ़ती वैश्विक सैन्य कूटनीति तक। जी, और इन सभी खबरों को एक साथ देखने पर एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। क्या? आज हमने देखा कि सरकारें प्रतीकवाद, जिसे नाम बदलना, और ठोस कार्रवाई जैसे बजट लाना, दोनों का इस्तेमाल कर रही हैं। सही बात है। तो एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में इन दोनों के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? क्या बड़े बड़े प्रतीक और नाम बदलना ज्यादा जरूरी है, या फिर वो छोटी छोटी नीतियां जो चुपचाप जमीन पर लोगों की जिंदगी बदल रही हैं? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चर्चा के पीडीएफ नोट्स और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएंगे। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
और रोजाना परीक्षा केंद्रित करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।